गुड आफ्टरनून। चलिए हैप्पी संडे। हाँ जी, मैं आज लास्ट क्लास है हमारी डीएस की, उसमें शायद हो सकता है ये सेकंड लास्ट क्लास हो। और हमको क्या करना है, वो पूरी पिछली सारी क्लास के साथ कनेक्टिविटी बना के फिर उसके बाद में हमको हमारे पास में जो 24 क्यू और 26 क्यू फाइलें हम सीखने वाले थे तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैम ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपने बोला लास्ट क्लास है और फिर भी हमारे लिए क्लास और बना रहे हो, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है मुझे लगता है। हमारे पास में जो टीडीएस की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन क्या करते हैं सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स का ही एक पार्ट है। जैसे आप इनकम टैक्स पे करते हो तो यहाँ टीडीएस में आप दूसरे लोगों का इनकम टैक्स पे कर रहे हो और उसके लिए आप स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्योंकि हमारे पास में गवर्नमेंट को क्या करना है, एक सिस्टम बैठाना है जिसके हिसाब से क्या हो कि पूरी पेमेंट्स पर क्या हो नेक्सेस हो, कौन कितनी इनकम अर्न कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा पर गवर्नमेंट का नेक्सेस हो। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक बहुत सिंपल प्रोसीजर उन्होंने बनाया है, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है क्योंकि उसमें मंथली रिक्वायरमेंट उन्होंने दे दी है। मंथली रिक्वायरमेंट क्यों दे दी है मैम? इसलिए दे दी है क्योंकि एडवांस टैक्स जो होता है तो वो हर 3 मंथ्स में डील होता है। तो भाई गवर्नमेंट को एडवांस में पैसा चाहिए ना, तो एडवांस में एक तरीके से एडवांस टैक्स को क्या करते हैं, जिस साल में आप पैसा कमा रहे हो, फिर से जिस साल में आप पैसा कमा रहे हो उसी साल में आप क्या करते हैं, टैक्स आपसे ले लेते हैं, वो एडवांस टैक्स कहलाता है। और जिस साल में आपकी इनकम हो रही है उसी साल में, उसी पीरियड में, उसी पॉइंट पे, जिस टाइम आपकी इनकम हो रही है उसी पॉइंट पे किसी दूसरे से जो आपको पेमेंट दे रहा है उससे आपकी पेमेंट डिडक्ट करवाते हैं, मतलब आपका पैसा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स वो आपसे कलेक्ट कर लेते हैं टीडीएस के फॉर्म में। तो एडवांस टैक्स में आप अपना पे कर रहे हो एडवांस में टैक्स, और टीडीएस में आप दूसरे का एडवांस में पेमेंट कर रहे हो टैक्स, है ना? यही प्रोसेस है। हम अपने पास में स्टार्ट कर लेते हैं। अपने पास में जो पुरानी सारी हमने कलेक्टिवली सारी चीजें करी हैं उसको हम क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं। मैंने आपके लिए एक छोटा सा कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है, आपको मिला जैसे हमने 4 डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर की, आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है ना। जब आपको अपने पास में 24 टू 26 की फाइल करना होगा तो आपके पास में एक ऐसा एक जो फॉर्मेट है वो पेज प्रिपेयर होना चाहिए, एक एक्सेल शीट में अलग से। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि भाई आप जो भी पेमेंट कर रहे हो, पहले मैंने आपको चारा दिखाया था लेबर काम करते हैं सारी चीजें हम प्रैक्टिकल जो हमारे पास में पेजेस हैं उनको एक बार कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार लाइन बाय लाइन सबको 2-2 5-5 मिनट इन्वेस्ट करते हैं और सारी चीजें अपने ब्रेन में मेमोरी डेवलप कर लेते हैं कि भाई ये ऐसे सीक्वेंस में हमको पहले पूरा डेटा जो आपके पास में ऑलरेडी है, जो मैंने आपको पिछले 2-3 महीनों में शेयर किया है वो आपके पास में ऑलरेडी है, उसको हम पहले एक बार पूरी सीरीज में लगा लेते हैं। ठीक है, तो जिससे हमारे पास में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हम कहाँ पे क्या करना था, हम तो भूल ही गए। आपको सब पता है, बस मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपके लिए ऑलरेडी जो कंटेंट शेयर कर रखा है मैं उसको दोबारा से शेयर कर रही हूँ, दोबारा से आपके साथ में ऑन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपके डेटा में तो सारी चीजें अवेलेबल है। हाँ जी, तो हाँ ये हमारी क्लास के स्टार्टिंग के कंटेंट से मैंने उठाया हुआ है, ये आपके पास ऑलरेडी है। जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपके साथ में क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए मैं आगे बढ़ी थी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उसी सीक्वेंस में दोबारा से सारे के सारे पेपर्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास में जो हम पीडीएफ की बात कर रहे हैं ये है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो ये हमारी क्लास को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई जो टीडीएस है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, हमने उसमें क्या किया है कि आपका कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी हो जाता है। किस फॉर्म में हो जाता है, जब आप पेमेंट रिसीव होती है उस फॉर्म में हो जाता है। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने एक टीडीएस के पूरे इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट किया था। उसके साथ मैंने आपको बताया कि हमारे पास में जो आपकी बेसिक पेमेंट्स हैं वो भी, जैसे आपकी सैलरी भी जब आपको रिसीव होती है तो आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है अंडर सेक्शन 92। ठीक है, मैं आपके साथ में ये डिस्कस करते हुए आगे बढ़ी। मैंने आपको बताया कि देखो हमारी जो सैलरी डिडक्ट हो रही है, सैलरी हमारी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 92, और हर महीने हमारा जो एम्प्लॉयर होता है वो हमारा एस्टिमेटेड सैलरी के बेसिस पे हमारा टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। और फिर हमारे पास में एंड ऑफ द ईयर होने के बाद में जो हमारा साल कब खत्म होता है, भाई हमारा 1 अप्रैल से, मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो हमारा पूरा पीरियड है, मार्च खत्म होने के बाद में वो अप्रैल और मई का टाइम लेते हैं। एंड ऑफ मई से पहले आप क्या शुरू कर देते हैं, फॉर्म 16 शुरू करते हैं। फॉर्म 16 में मैंने आपको दिखाया था कि फॉर्म 16 में जो होती है वो पूरी डिटेल होती है, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। मैम दोबारा से दिखा दो, 1 मिनट दो।
ये मैं आपको बता देती हूँ, ये हमने क्या बात की थी फॉर्म 16 में, तो फॉर्म 16 वेयर इज फॉर्म 16, ये हमारा फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 में मैंने आपको बताया, ये देखो ये आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको इश्यू कर देता है। ये ट्रेसेस वो डाउनलोड करते हैं, ट्रेसेस हमारे पास में वेबसाइट है फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस ये हमारे पास में वेबसाइट है, इसमें ये आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको इश्यू करता है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें आपकी पूरी डिटेल लिखी होती है कि भाई आपको कितना इनकम वो दे रहा है, कितनी सैलरी वो दे रहा है, उसके पूरे वेरिफिकेशन, वो अगर आपको बेसिक टीए डीए अलाउंसेस कॉर्पोरेट्स जो जो भी उसकी पूरी डिटेल है वो सारी आपको फॉर्म 16 में लिखी होगी। फॉर्म 16 में आपको एक एक पार्ट पढ़ के एक्सप्लेन करके अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया है और उसके बाद में इसकी हेल्प से हम कंप्यूटेशन कैसे बनाते हैं, ये भी मैंने आपको शायद सेकंड या थर्ड क्लास में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वो डेडिकेटेड क्लास थी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 192 फॉर द टर्म्स ऑफ सैलरी। जब आपका एम्प्लॉयर आपको पेमेंट देता है तो आपका वो टीडीएस डिडक्ट करता है साल के एंड में मई से पहले, ठीक है, मई जून तक वो आपको दे देता है, लेकिन जुलाई में आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है ना। ये मैंने आपको बताया था नॉट सैलरी वाले केसेस जो होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, नॉन ऑडिट वाले केसेस होते हैं, क्योंकि 10,000 होता नहीं है, तो क्या करना है फॉर्म 16 से सीधी रिटर्न फाइल कर देनी होती है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये मैं अभी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि उसको 30% ऑफ दैट एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है, बताया था। नहीं ये से काम नहीं चलेगा, बताया है ना, बताओ आपको क्या याद है? नहीं याद है, मैं फिर से बताऊं, ठीक है फिर से बता रही हूँ। मैंने क्या बोला था? हाँ जी मैंने बोलिए। हाँ सही बोल रहे हो, लेकिन आपकी आवाज इतनी ब्रेक हो रही थी कि शायद सबको आवाज नहीं आई होगी, तो मैं बता देती हूँ। अगर आपका जो आपका एम्प्लॉयर है उसका टर्नओवर 1 सीआर से ऊपर है तो उसकी लायबिलिटी आती है टीडीएस डिडक्ट करने की। क्यों आती है मैम? इसलिए क्योंकि उसका केस जो जाता है वो ऑडिट में जाता है, और ऑडिट जो भी जिन लोगों के भी ऑडिट होते हैं उनके लिए कंपल्सन है कि उनको टीडीएस तो डिडक्ट करना ही करना है। जैसे हमारे पास में ये फॉर्म 16 दे रखा है, फॉर्म 16 आप देखिए, ये देखो ये हमारे पास में जो डिडक्टर है यहाँ पर वो कौन है, ये है सैविक इनोवेटिव प्राइवेट, ये आपके सामने रखी है। जो हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी है इसने इनका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है। किसका किया हुआ है? यहाँ पर मिस्टर अनिश अग्रवाल का किया हुआ है। 10 ऑफ द डिडक्टर विल गेट रेवेन्यू 10 लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है कि आपके पास में, जैसे हमारे पास में पैन लॉगिन और पैन आईडी पासवर्ड होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब हम अपने पास रिटर्न फाइल करते हैं तो incometax.gov.in इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग.gov.in से करते हैं। वहीं से आपको ये 10 के जो फॉर्म्स हैं फॉर्म 24 क्यों फॉर्म 26 क्यों ये फाइल करने होते हैं। मैम आपने पहले बताया था कि हम फाइल करना सीखेंगे, हाँ बिल्कुल सीखेंगे, हम वही सीख रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस को ही दोबारा से क्या करेंगे, रिव्यू कर रहे हैं, उसके बाद उस पॉइंट पर आ जाएंगे। देखिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको ये इशू कर दिया, इसमें आपके पास पूरा डेटा है कि भाई इसमें सैलरी में क्या क्या डिटेल उसमें दी है, कि भाई उनकी सैलरी जो है एज पर सेक्शन 21 आपके सामने लिखी हुई है कि सेक्शन 71 के हिसाब से उनकी कितनी है, उनको कोई भी प्रोपोजल्स वगैरह आंसर्स वगैरह नहीं मिले हैं, शून्य कर दिए गए हैं। आपके पास अगर आपकी सैलरी होती तो उसमें अगर और भी इनके कॉलम्स भरने होते तो वो होते। इनके पास में इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ओल्ड रेजिम में 50,000 के हिसाब से क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होता है। न्यू रेजिम के हिसाब से आप आईटीआर भर रहे होते, अपने एम्प्लॉयर को बोलते हैं मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दीजिए, तो यहाँ पे 50,000 की जगह क्या था भाई, जल्दी बताओ सारे लोग। चलो देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए आपके पास में ईसी वगैरह की ये डिडक्शंस दे दी गई है। आपको आपका एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है कि भाई मेरा जो टीडीएस है ना वो इस हिसाब से डिडक्ट कीजिए कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट है। तो वो आपका क्या करते हैं, जब आपका फॉर्म 16 प्रिपेयर करते हैं तो उन्होंने ये सारा डेटा मेंटेन किया होगा। अब मैं बताऊंगा ना ये डेटा कैसे मेंटेन किया होगा, उसके लिए उन्होंने बनाया होगा आपका पेरोल। उस पेरोल में उन्होंने सारे एम्प्लॉयज का डेटा कलेक्ट किया, एस्टिमेटेड सैलरी की, सारे जिसको हमारा बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, कॉर्पोरेट्स और कोई अदर बेनिफिट्स जो भी बोनस कमीशन जो सब कुछ मिल रहा है उन्होंने एस्टिमेट लगाया। उसके बाद में उन्होंने प्रिपेयर किया कि भाई सबकी एस्टिमेटेड सैलरी क्या है। आफ्टर कैलकुलेटिंग मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 उन्होंने कहा ईयरली सैलरी आपकी कितनी है, उस पे उन्होंने लगाया स्लैब रेट। स्लैब रेट के लिए भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि बेटा देखो जो हमारा स्लैब रेट होता है ओल्ड रेजिम के हिसाब से 2.5 लाख तक आपका टैक्स नहीं है, न्यू रेजिम के हिसाब से आपको 3 लाख तक टैक्स नहीं है। उसके बाद में हमारे पास में रिबेट्स की भी हमको ये सहूलियत मिलती है।
ओल्ड स्कीम में आपके पास में 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, न्यू स्कीम में आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। फिर उसके बाद में 87 ए का रेट है, उसके हिसाब से उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ता है। और कैसे देना पड़ता है भाई, हमारे पास में 5%, 20%, 30%, ये स्लैब रेट मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, कैलकुलेट करके भी दिखा चुकी हूँ, कैसे करते हैं ये भी बता चुकी हूँ। अब हमारा जो 24Q का पूरा प्रोसेस है, अब आपके दिमाग में फ्रेम हो गया कि हाँ मैम हमको ये याद आ गया, सारी चीजें जल्दी मुझे आंसर चाहिए, हाँ मैम हो गया। तो हमारे पास में 24Q के लिए जरूरी है। फिर हम आ जाते हैं 26Q पे, ठीक है। 26Q क्या है, 24Q होता है, वो होता है सैलरी डेट, पीडीएफ ऑन सैलरी। जब आपका एम्प्लॉयर उसने आपका पीडीएफ डिडक्ट किया तो उसको क्या करना है, क्वार्टरली अपने पास में रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न में उसने क्या करना है, वही 10 से डिटेल से लॉग इन करके टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसको अपने पास में 24Q जो स्टेटमेंट है वो डिपॉजिट करना होता है। मैंने एक बात मैंने आपको आरपीयू फैसिलिटी भी जो है वो शेयर की हुई है। आरपीयू फैसिलिटी मैंने कहां से डाउनलोड की, वो भी मैंने आपको शेयर किया है। हमारे पास में 10 पेन प्रोटीन से वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने आपको वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया, आपको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके भी शेयर किया। मैम एक क्वेश्चन था, जो आपने फॉर्म 16B बताया, वो 1 बाय 1 भरना पड़ता है या फिर एक प्रॉपर शीट भर के डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं? देखो सेक्शन वाइज सबके अलग अलग भरते हैं। जैसे हमारे पास में पीडीएफ में क्या प्रॉब्लम है, आपको सारे सेक्शन में पढ़ा चुकी हूँ। क्या होता है कि हमारे पास में अलग अलग सेक्शन में पीडीएफ डिडक्ट होता है ना, अलग अलग पीडीएफ में सेक्शन डिडक्ट होता है। जैसे 192 में सैलरी का डिडक्ट किया आपने, आप एज एन एम्प्लॉयर सोचिए या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आप पीडीएफ डिडक्ट करते हैं, तो 192 में आप पीडीएफ डिडक्ट कर रहे हैं। मेरा जैसे मान लीजिए मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ और आपके पास में 10 और एम्प्लॉय है, तो आप क्या करेंगे 192 में सबका डिडक्ट करेंगे। तो उसके लिए एक्सेल शीट आपने अलग बनाई, जिसमें आपने सबके पेन नंबर्स, ठीक है, आपका टोटल अमाउंट कितना, एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट है और आप कितना पीडीएफ उनका बनेगा एज पर द स्लैब रेट, आपने वो पूरा कैलकुलेट करके डेटा रखा। फिर आप जो चालान डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, चालान डिपॉजिट करेंगे, चालान में आप भरेंगे कि आप सेक्शन 192 के अंदर क्या बता रहे हैं, आप पीडीएफ फॉर द पर्पस ऑफ सैलरी आप डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि जो चालान जाता है वो सेक्शन वाइज जाता है। फिर उसके बाद में आपने कॉन्ट्रैक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194C आपने डिडक्ट किया। कितने लोगों का किया आपने? 7 लोगों का डिडक्ट किया, ठीक है। होता है ऐसा अलग अलग की रेट में, हर महीने आप किसी का 10,000 का डिडक्ट कर रहे हो तो 194C का अलग चालान जाएगा। फिर आपने 194N में डिडक्ट किया प्रोफेशनल्स का, किसी को आपने मान लेते हैं सीए को प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए आपने पेमेंट किया 40,000 का, 30,000 ऊपर की पेमेंट हो गई, आपने डिडक्ट किया उसका 10,000 का। तो आपने सारे चालान जो हैं वो अलग अलग आपको डिपॉजिट करने होते हैं। पूरा कंप्लीट 40,000 पे 10,000 का टीडीएस कैसे लगेगा? 40,000 पे आपको 4,000 टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10% टीडीएस है ना। हाँ, तो आपने 10,000 बोलते थे मैम, इसलिए। अच्छा सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया होगा। आप 10% टीडीएस है 194N पे। फिर उसके बाद में आपने 194C, जैसे आपने कहा कि आपने किसी कॉर्पोरेट को पे किया तो आपने 2% डिडक्ट कर लिया, आपने किसी इंडिविजुअल को पे किया आपने 1% डिडक्ट कर लिया, आपने किसी को इंटरेस्ट की पेमेंट करी तो आपकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट थी 10,000 ऊपर की थी तो आपने 10% डिडक्ट कर लिया। तो इन सब के लिए जहाँ पे आपने अलग अलग सेक्शन में पीडीएफ डिडक्ट किया है तो सबके चालान अलग अलग जाएंगे। जो आपके पास में 24Q का आपको जो भरना पड़ेगा स्टेटमेंट क्वार्टरली, उसमें से सैलरी का डिडक्ट आएगा और फिर उसके बाद हमारे पास में 26Q है जो उसमें से किसका आएगा, अदर देन सैलरी का जाएगा। तो हमको सैलरी का अलग डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, अदर देन सैलरी का अलग डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहूँ कि अपन ने पीडीएफ से हाल में काटेंगे वो मंथली वाइज कटेगा या साल में एक बार काटेंगे? मंथली। ओ बाबा रे गोविंद, नए हैं आपने क्या नो कैसे से दिया आपने? बिल्कुल ये आपने बिल्कुल दुखी करने वाली बात बोली है। मैं आपको बोला कि जब आपको पेमेंट करनी है, जैसे मान लेते हैं कि आप कंपनी है, आप एम्प्लॉयर हैं, जब आप मुझे पेमेंट करेंगे, मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ या फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं 40,000 का, जो हमारे एग्जाम्पल में था। तो जब आप पेमेंट करेंगे उसी टाइम पे आप टीडीएस काटेंगे ना, और आपको डिपॉजिट करवाना होगा अपने अपने डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे पास में चल रहा है सितंबर, ठीक है, आपने मुझे आज पेमेंट करी 21 सितंबर को आपने मुझे पेमेंट करी गोविंद जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा सितंबर के बाद है अक्टूबर, तो आपको 7 अक्टूबर तक जो 4,000 आपने मेरा डिडक्ट किया है वो आपको चालान नंबर 194N में डिपॉजिट करना होगा अप टू डेट ऑफ 7 ऑफ क्या बोला मैंने
अक्टूबर, ठीक है। तो और आपको इसकी डिटेल आपको फाइल करनी होगी, वो आपको फाइल करनी होगी क्वार्टर के एंड में। हमारे पास में क्वार्टर का पता चला है सितंबर अक्टूबर नवंबर, नहीं सितंबर ये हमारे पास इसमें क्वार्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सितंबर में हमारे पास 31 अक्टूबर आएगा। उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 26Q में आपको ये डिटेल फाइल करनी होगी। सुन रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। तो आपको जब डिडक्ट कब करना होता है, साल में एक बार नहीं करना होता, जब आप पेमेंट करते हो तब डिडक्ट करना होता है। और क्यों डिडक्ट करना होता है उसके बारे में मैंने आपको एक स्पेसिफिक क्लास दी थी, आप कैसे समझ करेंगे उसको। जब मैंने आपको बताया कि अगर आप डिडक्ट नहीं करेंगे तो जैसे मान लीजिए हम 50,000 जो है एक्सपेंस क्लेम करेंगे ना अपने पास में, गोविंद जी। हाँ जी। तो आप जब अपने पास में मुझे पेमेंट करेंगे तो आप अगर मेरा 4,000 के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं तो आपका जो 40,000 का 30% कितना हुआ, 12,000। 12,000 आपको आपका टैक्स ऑडिटर डिसअलाउ कर देगा एक्सपेंस, जब तक आप टीडीएस मेरा पेमेंट नहीं करेंगे। और अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया मेरा और पेमेंट नहीं करेंगे तब क्या होगा, तब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैंने आपको चालान में भी दिखाया था कि जब हम चालान डिपॉजिट करते हैं तो हमारे पास में 4 या 5 कॉलम होते हैं कि भाई ये आपका टीडीएस है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा फीस है, ये हमारा फाइन है, याद है। तो उसमें हमें करना पड़ेगा 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ देयर के हिसाब से क्या करना होता है भाई, आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। और अगर आपने चालान जो है मतलब जो आपने रिटर्न क्वार्टरली टाइम से डिपॉजिट नहीं की तो आपको 200 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती है। जी सर। क्लियर हो गया जी। और एक दूसरा सवाल मेरा ये था कि अगर फर्स्ट क्वार्टर तक टीडीएस नहीं बन रहा था और हमने डिडक्ट कर लिया और हमने चालान के थ्रू जमा भी करवा दी, बट सेकंड क्वार्टर पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो क्रॉस लिमिट है उस लिमिट को हम क्रॉस कर गए और सेकंड क्वार्टर पे उसका टीडीएस बना, बट फर्स्ट क्वार्टर हमने ऑलरेडी जमा किया है, उसको एडजस्टमेंट करते हैं या फिर उसको ज्यादा कम रहता है तो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? नहीं, आपको तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें टीडीएस में क्या होता है, टीडीएस में एडजस्टमेंट नहीं होते। जैसे किसी ने शायद क्लास के बाद में मेरे से डाउट भी पूछवाया था कि मैम पिछले साल का हमारे पास में टीडीएस ऑलरेडी एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रखा है तो क्या हम उसे कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं क्या? आपके डाउट के साथ ही इसको डाउट को भी मर्ज कर रही हूं मैं और सारे लोग ध्यान से सुने। टीडीएस एडजस्ट जो होता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद से करती है, आप टीडीएस एडजस्टमेंट में कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, टीडीएस कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, टीडीएस हमेशा रिफंड होता है और नया आपको डिपॉजिट करना होता है। अब हमारे पास में जो प्रेजेंट आपने मेरे से बोला कि भाई मैम पिछले क्वार्टर में हमने डिपॉजिट कर दिया था, पिछले क्वार्टर में डिपॉजिट क्या कर दिया था आपने, अननेसेसरी डिपॉजिट कर दिया था, वो उसका टीडीएस बना ही नहीं। अब इस बार में उसका टीडीएस बन रखा था और आपने क्या किया, आपने बोला कि अब हम क्या करना चाहिए, आपको वो टोटल कंबाइंड पेमेंट देखनी होगी कि अगर टोटल कंबाइंड पेमेंट पे आपका टीडीएस बन रहा है क्या। अगर टोटल कंबाइंड पेमेंट जैसे पिछले महीने अभी एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, अभी जो हमारा एग्जांपल चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं जिसमें हम बात कर रहे थे कि 40,000 की पेमेंट सीए को हो रही है जिसमें 4,000 उसका टीडीएस लग रहा है। एग्जांपल के लिए अभी पिछले क्वार्टर में आपने सीए को जो पेमेंट करी ना 25,000 की पेमेंट करी, ध्यान से सुनिए, उसका टीडीएस तब नहीं बना था लेकिन तब भी आपने 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करके 2,500 रुपए डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है जी, सुन रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इस क्वार्टर में आपने शिवानी जी आपकी ये क्वेरी को मैं बढ़ा के बता रही हूँ, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो इस बार आपने क्या किया, इस बार आपने पेमेंट किया और आपको पेमेंट करना था 75,000 का, ठीक है। तो 75,000 और 25,000 दोबारा में दोनों मिला के कितना हो गया, दोनों मिला के 1 लाख हो गया। ठीक है, तो जब आपको एक टोटल कंबाइंड पेमेंट पे आपका टीडीएस बना था कितना, 10,000, आपने डिपॉजिट कितना किया 2,500, तो इसमें आपको रिमेनिंग तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना। ऐसा कभी नहीं होता है जो आपने मेरे से पूछा कि पिछले क्वार्टर में तो टीडीएस नहीं बन रहा था और हमने डिपॉजिट कर दिया और इस महीने इस अभी हमारे पास में टीडीएस बन रहा है तो हमको एडजस्ट करना होगा या नहीं। हमेशा टीडीएस या तो बढ़ के आएगा और अगर कम होगा तो वो एडजस्ट नहीं होगा, आपको न्यू डिपॉजिट करना होगा। सुन रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि सामने वाले को हमने टीडीएस डिडक्ट किया, सपोज करिए कि 1,000 फर्स्ट क्वार्टर पे सेकंड क्वार्टर का 1,000 पेमेंट बना टीडीएस का। अब फर्स्ट क्वार्टर जो है तो हमारा टीडीएस का कोई फ्लैग बना ही नहीं, हम उसको डिपॉजिट करना, बट हमने बाय मिस्टेक उसका टीडीएस डिडक्ट कर दिया है, 2,000 हमने कर दिया है ऑलरेडी पहले फर्स्ट क्वार्टर पे, सेकंड क्वार्टर पे 1,000 बना, तो हमारी लायबिलिटी बनती नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी पे कर दिया है।
हाँ, तो आप अपने पैसे से अकाउंटिंग एंट्री दिखा दीजिए बस। हाँ, अगर सेकंड क्वार्टर से वो जो 22,000 अगर बनता है और हमने ऑलरेडी 2,000 पे किया है, तो हम वहाँ पे 2,000 का ही चालान शो करेंगे। हाँ देखो देखो ऐसा है, अगर ये जो आपने बात बोली है ना, उसमें तो क्या करना है, उसमें सिर्फ आपको अपनी बुक्स में ही एडजस्ट करना है। जी हाँ, हाँ, तो फिर बुक्स में एडजस्ट करने में कोई बात नहीं है। मैं तो मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, मैं डिपार्टमेंट के साथ में ले लेने की बात कर रही हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आप उसको बोल रहे हो कि मैम हमें पहले तो हमने दे दिया था, जबकि हमारा बनता भी नहीं था और इस महीने आप करने नहीं लगा रहे, तो कुछ मत करो, आप अपने पास बुक्स में से एंट्री एडजस्ट कर दो बस। जी हाँ। और एक चीज ये कही हाँ, हाँ और बोलिए। गवर्नमेंट ऑफ यूटिलिटी की बात कर रही हैं, ज्यादातर जो मार्केट पे ये पर्सन है वो कंप्यूटर टैक्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो वो हाँ, ये देखो मैं आपको बता या देती फिर हूँ, ये सॉफ्टवेयर देखो रुको मैं बता रही हूँ, एक मिनट रुकिए। क्या है कि जब भी हमारे पास आईटीआर के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए, टैक्स मैनेजमेंट के लिए जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसमें इनबिल्ट होते हैं टीडीएस का सॉफ्टवेयर। आपको टीडीएस के लिए अलग से लेना नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना इजी है कि उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ वैलिडेशन के टाइम पे छोटी सी एरर आ सकती है, अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉर्म वैलिडेट नहीं किए हैं, सारे पैन नंबर, बीएसआर कोड और सारे जो पेमेंट्स हैं उनके अमाउंट जो है वो कहीं अगर मिसमैच हो रहे हैं, जो वैलिडेट आप बार बार कर रहे हो, तो वहां पे हल्की फुल्की एरर आ जाती है, अदरवाइज उसमें एरर आती ही नहीं है। और जो प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स का पार्ट है, इसीलिए हर सॉफ्टवेयर में वो जो पार्ट है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का वो इम्प्लीमेंट होके आता है। तो सारे मार्केट में चल रहा है, वो आरटीओ फैसिलिटी करती नहीं है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर से करते हैं। लेकिन हमको जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो टैक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, वो अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए अपने तरफ से आपको आरटीओ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आप खुद से अगर कोई सॉफ्टवेयर आप परचेज नहीं भी कर रहे हो तो आप खुद से कर सकते हो, टेक्स ओनली 20 मिनट्स। तो हमारे यहाँ पे स्पेशल वर्किंग काफी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर ये होता है कि काफी एरर्स और मिस्टेक्स की प्रॉब्लम एक्सेल के काफी ज्यादा, डाटा बहुत मेजर होता है। डेटा बहुत मेजर होता है, तो फिर उसके लिए तो कैसे करना पड़ेगा, हमको सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर आपकी जो डिटेल है, अगर अप टू 100 एंट्री तक होती है, अगर 100 एंट्री तक करते हो तो मैच करना फिर भी इजी है। 100 एंट्री के बाद मैनेज करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कहां तक एरर्स ठीक करेंगे। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर यूजफुल है या फिर यूटिलिटी। मैंने आपको बोला वो डिपेंड करता है आपके पास में डेटा कितना है। अगर आपके पास में मैंने बोला कि 100 एंट्री तक डेटा है तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन 100 एंट्री के बाद में फिर वो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, क्योंकि आप उसे मैनुअली कहां तक उसे रेक्टिफाई करेंगे, बार-बार वो एरर दिखाएगा, वैलिडेट करेंगे, फिर एरर दिखाएगा, वैलिडेट करेंगे, कहां तक कर पाएंगे। जी हाँ, तो जैसे आईटीआर फाइल करने के लिए आपको सबको पता होगा, सारे लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ने अब ऑनलाइन फैसिलिटी, ऑनलाइन मोड पे कितना इजी कर दिया है कि आप खुद से क्या कर सकते हैं, आईटीआर फाइल कर सकते हैं। कुछ में लगता नहीं है ज्यादा मेहनत, है ना, लेकिन फिर भी सारे लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई उससे इतना सारा काम है कि वो सिंपलीफाई हो जाए। तो ऐसे करने को तो आपको 10-12 करनी है तो आप खुद से इनकम टैक्स पोर्टल पे कर सकते हो ना। ऐसे ही टीडीएस में अगर आपको 10-12-15 एंट्रीज करनी है तो क्यों आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत है, आप खुद ही आरटीओ फैसिलिटी कर सकते हो। 15 मिनट लगते हैं, 15-20 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जब आपके पास हैवी डेटा है तो फिर आपको सॉफ्टवेयर ले लेना चाहिए। और आप मेरे साथ पूछना कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है, मुझे नहीं पता कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैंने आपको सिंपलीफाइड तरीके से बता दिया कि जो भी इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं सब में टीडीएस इनबिल्ट होता है। क्लास में इसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम किसी सॉफ्टवेयर को प्रमोट नहीं कर सकते। ओके, आपका टॉपिक क्या है, मतलब किस 24 नहीं, हमारा टॉपिक जो है 24 to 26 क्यों ही है, और हम क्या है कंप्लीशन पे है, तो हम क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं कि जितना हम ऑलरेडी 1 to 8 क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। टीडीएस में मैंने आपको बताया कि भाई जो आपका डिसअलाउंस होती है, जब आपने टीडीएस की पेमेंट नहीं कर रहे उसकी डिसअलाउंस होती है, तो उससे प्रॉब्लम क्या क्या होती है। पहले तो आपका 30% टैक्स होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो 30% एक्सपेंस आपका होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। उसके साथ साथ में उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो फॉर्म 360 में जाती है। फॉर्म 360 क्या होता है ना, फॉर्म 360 होता है टैक्स ऑडिट का फॉर्म। टैक्स ऑडिट जब आपका टैक्स ऑडिट होगा, हमारा डिपार्टमेंट डेट चल रही है कि भाई हाँ आपको भी करना नहीं करना है, आपको टर्नओवर 1 CR से ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44
एडी, यस, एडी के अंदर आपको ऑडिट करवाना है। इसके क्लॉज नंबर 34 में उसकी डिटेल आती है। ये आपके पास में देखिए क्लॉज फॉर्म 3CD है। फॉर्म 3CD आप लोगों को 90% लगभग पता ही होगा कि आपको टैक्स ऑडिट करवाना होता है। उस टैक्स ऑडिट में क्लॉज 34 है, 34 क्लॉज का पूरा होता है। उसमें क्लॉज नंबर 34 में इसकी डिटेल आती है कि आपका TDS कितना गया, कितना किसका डिडक्ट हुआ। और एक मिनट में आपको बता देती हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट कम्युनिटी से डाउनलोडेड हमारे पास फॉर्म है, PDF फॉर्म है। ये आपने जो वेदर एसेसिस रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन, ये हमारे पास में सो एंड सो इफ प्लीज फंड डिटेल्स। ये आपको 10 कलेक्शन, 10 नेचर ऑफ पेमेंट, मतलब कौन सा सेक्शन में क्या किया है, कितना अमाउंट आपका जो पेमेंट हुआ है, किस अमाउंट पे पेमेंट किया है, कब आपने डिडक्ट किया है, कितना डिडक्ट किया है, और आपका टोटल अमाउंट जो है 10 फिगर का टोटल पूरा डेटा जो है TDS का आपने जो पूरे साल में किया है वो हमारे पास में टैक्स ऑडिट में भी जाता है। ओके, ठीक है, चलिए हम कोशिश करेंगे कल इसकी क्लास लें और उसको कंटिन्यू करके फॉर्म 24Q और 26Q कंप्लीट करके आपके साथ में खत्म करें क्लास को। ठीक है, हमारे पास में जो टाइम पीरियड है हमारी इस क्लास का वो खत्म हो गया। ओके, और हम 24Q और 26Q को खत्म कर लेंगे। ओके, ओके, लाइव रिटर्न कब होगा? लाइव रिटर्न कब होगा? लाइव रिटर्न तो नहीं होगा, हम रिटर्न के लिए पूरा कंटेंट के साथ में आपको अपडेट करके और फिक्टिशियस रिटर्न फाइल करके दिखाएंगे, मतलब कि हाँ ऐसे कैसे पूरे प्रोसेस के साथ में लाइव करके दिखाएंगे आपको कि ऐसे सारे डिटेल्स हमको फिल करने होते हैं, ऐसे हमको RPO से उसके बाद में फाइल क्रिएट करके ऑनलाइन कहाँ पे अपलोड करना है, कैसे करना है, वो सारा प्रोसेस हम ऑनलाइन पोर्टल पे लाइव करके देखेंगे। ठीक है, बट एक्चुअल में फाइल नहीं करेंगे। बट एक्सेल कैलकुलेशन शीट के लिए ही मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दे रही हूँ कि एक्सेल कैलकुलेशन में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ जो आपको कंटेंट चाहिए है वो आपके पास में ऑलरेडी 10 से आप लॉगिन करके चालान डिटेल निकाल सकते हैं और वहां से आपको करने को मिल जाएगा कि हाँ किसी समरी मेंटेन करने के बाद फाइल करना है। वो फॉर्म 16 में कैलकुलेशन के लिए चाहिए है तो वो आपको स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट करना होता है, और अदर देन सैलरी के लिए चाहिए होता है तो सारे सेक्शंस के लिए अलग-अलग होता है। हाँ, if you file like yes 192 के अलावा जो होता है उसमें सारे सेक्शंस के लिए मैंने ऑलरेडी डेटा शेयर कर दिया है, जिसमें मैंने आपको थ्रेशोल्ड भी बताई है, कितने परसेंट डिडक्ट करना है, किसको डिडक्ट करना है और किसको पेमेंट करते टाइम डिडक्ट करना है, वो सारी डिटेल आपके पास में ऑलरेडी है। ठीक है, और अब हम पुराना कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टार्ट ही करेंगे 24Q और 26Q से। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ओनली 20 मिनट ओनली। हाँ, डेटा मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, लेकिन हम आपको भी डिस्कस कर लेंगे। सैलरी का जो है ना वो क्वार्टर 4 आप करवाइए, क्योंकि वो 1 2 3 तो इजी है, क्वार्टर 4 जो लास्ट का ना वो टफ है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात ध्यान रखूंगा। ओके, चलिए सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम।